नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं निष्पक्ष। और आज के इस शो में, आज के इस खास चर्चा में हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं और हमारे साथ एक और एंकर भी जुड़ेंगे। उनका हम इंतजार कर रहे थे। फिलहाल इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, आज जो चर्चा है वो राजनीति से हटकर ये जो चर्चा है वो छात्रों के भविष्य को लेकर है। जिस तरीके से नीट में नंबरों की हेराफेरी हुई, जिस तरीके से नीट में धांधली हुई और इसे लेकर काफी विवाद हुआ, जो छात्र हैं वो काफी नाखुश हैं। छात्रों ने अपनी मांगे रखी हैं और लगातार इसे लेकर विवाद जारी है। इसलिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। हम एक एक करके हमारे तीनों मेहमान का स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं केपी मलिक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव डिबेट में। जी धन्यवाद जी। हमारे साथ काफी प्रसिद्ध और कंपटीशन की प्रिपरेशन करवाने वाले गुरु रहमान जुड़ चुके हैं पटना बिहार से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे साथ बिहार से ही नवादा जिले से सोम्या इंस्टीट्यूट के अध्यापक जुड़ चुके हैं पंकज कुमार जी। ये नीट की प्रिपरेशन करवाते हैं। और मेरे साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है पंकज सर। नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद। मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है निशा सिंह स्टूडियो से। निशा जी, हैंड ओवर टू यू। जी जी बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं लगातार नीट की और तमाम मेहमानों का स्वागत यहाँ पर कर लिया है मेरी सहयोगी ज्योति ने। यहाँ पर छात्रों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है और जो धांधली का जो मामला सामने आया उसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां भी कूद रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम नीट की बात कर लें तो नीट द्वारा ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई धांधली आखिरकार नहीं की गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतनी बड़ी जो परीक्षा एजेंसी उसके द्वारा इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। इसी पर हम बातचीत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत कर लेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर छात्रों को राहत तो नहीं दी है। मेरे साथ तमाम मेहमान, सबसे पहले मैं अपने मेहमान के पास गुरु रहमान जी के पास चलूंगी। सर बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु रहमान जी, जिस तरीके से आप इन दिनों देख रहे हैं नीट को लेकर लगातार विवाद जारी है, बच्चों का भविष्य जो अधर में लटका हुआ है, 24 लाख बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। इतनी तैयारी, इतनी मेहनत, इतना परिश्रम होता है और उसके बाद जब इस तरीके का रिजल्ट सामने आता है कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा दुखदाई है। देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट से बता दूं आपको कि चाहे कोई परीक्षा हो, सिपाही से हो, बीपीएससी हो, दरोगा हो, यहाँ तक तो चल रहा था। अब नीट में इस तरह की जो धांधली हुई है, इसको मैं धांधली इसलिए कह रहा हूँ कि ये धांधली है और एनटीए के माध्यम से ये धांधली हुई है और इसमें बहुत बड़ा गैंग शामिल है। ये गैंग कोचिंग माफिया वाले भी है, ये गैंग आपको अधिकारी भी है, इस गैंग में शामिल आपको नेता भी है। ये सारे लोगों ने मिलकर ये स्कैम किया है। आपको पता होगा कि बिहार में कुछ सेंटर पकड़े गए थे और उन सेंटरों ने कहा था कि नीट की क्वेश्चन भी आउट होगी। तो वैसी परिस्थिति में नीट का परीक्षा हुआ। क्या जल्दीबाजी थी एनटीए को कि उसने 10 दिन पहले 4 तारीख को जब काउंटिंग थी तो उसने 14 को देना, फिर रिजल्ट उसने 4 तारीख को रिजल्ट दे दिया। एक बात आप बताइए कि एक टॉपर हो सकता है, 2 टॉपर हो सकता है, 67 टॉपर कैसे हो गया। दूसरी बात यह है कि इसमें एक सही होने पर 4 नंबर मिलता है, तो किसी भी परिस्थिति में 718, 19 आने का सवाल ही नहीं उठता है। वो ऐसा भी नंबर है। इसका मतलब कि स्पष्ट है कि सरकार में किसी भी परिस्थिति में सरकार को इसके लिए जिम्मेवार इसलिए अभी नहीं ठहरा रहा हूँ क्योंकि 4 तारीख तक तो सरकार अपने आप में बेचैन थी, चाहे कहीं की सरकार हो, पक्ष विपक्ष बेचैन थी। लेकिन 4 तारीख को एनटीए ने जो धांधली किया है इसमें माफियाओं का बहुत बड़ा रोल है और इन माफियाओं में कोचिंग माफिया भी जुड़े हुए हैं। कहाँ गए एलएन वाले, कहाँ गए आकाश वाले? इन लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? केवल बालक पांडे और विपिन सिंह ने आवाज उठाया। मैं तो पढ़ाता भी नहीं नीट को, लेकिन मैं चिंतित हूँ कि 2 साल बाद मेरी बेटी नीट का एग्जाम देगी तो मैं कहाँ से करोड़ों रुपया दूंगा, जबकि मैं गरीबों को क्या रुपया पढ़ाता हूँ। इसमें अब पूरी तरह से स्पष्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय गृह मंत्री को और स्वास्थ्य मंत्री नड्डा साहब को हस्तक्षेप करना चाहिए और नीट का रिजल्ट जितना जल्दी हो सके अविलंब इसको रद्द करे, और नहीं तो स्पष्ट कर दे कि अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, किसी गरीब को डॉक्टर बनने का अधिकार नहीं है।
बिल्कुल। पंकज जी के पास मैं चलूंगी। पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लोग अभी सवाल करने लग गए हैं कि जांच भला आखिरकार निष्पक्ष कैसे हो सकती है, क्योंकि नीट आयोजित करने वाले प्रदीप जोशी को ही अपनी एजेंसी की अनियमितताओं के आरोपों की जांच सौंपी गई है। आप किस पर क्या राय है, कैसे आखिरकार जांच निष्पक्ष होगी? धन्यवाद। सबसे पहले तो एजेंसी को अपनी गलती स्वीकारनी होगी। जब तक एजेंसी या एनटीए अपनी गलती नहीं स्वीकार करेगी तब तक वो निष्पक्ष रूप से जांच के लिए तैयार ही नहीं होगी। अगर गलती उसको लग ही नहीं रहा है, एनटीओ को लग रहा है कि कहीं कोई अनियमितता है ही नहीं, तो वो जो भी जांच करेगी निष्पक्ष वो नहीं होगा। सबसे पहली बात है। दूसरी बात है कि इसकी जांच एजेंसी जो होनी चाहिए, जितने स्तर पर ये घोटाले हुए हैं, जितने स्तर पर ये अनियमितताएं हुई है, जहां जहां हुई है, वहां का सीसीटीवी फुटेज एक निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए। एक बात, जैसा कि बच्चों में ये स्थिरता होती है कि जब बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करते हैं तो उनके हाथ में घड़ी तक नहीं होती है, कोई बंधन तक नहीं होता है, इतना स्ट्रिक्ट इंट्रेंस होता है। जब इतना स्ट्रिक्ट इंट्रेंस है तो जो जहां पर जो नॉक करना है, जहां पर क्वेश्चन पेपर की बात आती है, वहां कैसे मिस हो जाता है। आप बच्चों को इंटर करने में किसी प्रकार का कोई मिस नहीं करते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करते हैं उसके बाद की जो घटनाएं होती हैं वो कैसे गड़बड़ हो जाती है, सोचना इस बात पर है। और जब तक इसमें सीबीआई इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं है। सरकार को इसमें सबसे आगे आकर काम करना होगा। जिस भरोसे से भारत की जनता ने भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को एक बार फिर से चुना है अपने उज्जवल भविष्य के लिए, भारत सरकार को, मोदी सरकार को फिर आगे आकर के इस पर कार्य करना होगा। और जितने भी छात्र छात्राओं को अनियमितता महसूस हो रही है, उन्हें लग रहा है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारी प्रतिभा को दबाया गया है, चाहे प्रशासनिक रूप से, चाहे पैसे के बल पर या कहीं अन्य तरीके से, उसको निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए। वो न्याय के हकदार हैं। जी निशा, एक बात और है निशा, ऐसा कह सकते हैं कि चोर को तिजोरी की चाबी दे दी गई है और कहा जा रहा है कि आप इसकी रखवाली करें। जिस तरीके से, जैसे आपने एक प्रश्न उठाया कि निष्पक्ष जांच कैसे होगी, जो जांच एजेंसी के जो चेयरपर्सन है उन्हीं को कहा गया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अच्छा, एक और सवाल है निशा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने प्रदर्शन हुए, कई प्रदर्शनों के बाद ये बात सामने रखी गई ग्रेस मार्क्स की बात किस तरीके से, किस आधार पर, ये समझना मुश्किल है। क्योंकि देखिए 2018 में ग्रेस मार्क्स का नियम आया था पर वो क्लैट के लिए आया था। ये अचानक से आप कैसे ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं नीट की परीक्षा में, जो कि क्लैट के लिए लागू किया गया था? तो क्या ये गुमराह करने जैसा नहीं है? देखिए उत्तर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ जर्नलिस्ट जुड़ चुके हैं, पत्रकार हैं, केपी मलिक से लेना चाहूंगी मैं। केपी मलिक जी, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए ज्योति जी, अगर आप देखें, चाहे नीट का मामला हो, चाहे अन्य जो भर्ती परीक्षाएं होती, किसी का भी मामला हो, कुछ माफिया हैं जो वो काम कर रहे हैं। और ये दोनों टीचर लोग यहाँ बैठे हैं, ये बहुत अच्छे से जानते होंगे कि तमाम कोचिंग सेंटर और तमाम संस्थान मिले हुए होते हैं। ये बहुत बड़ा रैकेट देश में चल रहा है। और पिछले 10 साल में जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनके पर्चे लीक हो जाते हैं, फिर वो परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं। सवाल हम लगातार सरकार से पूछ रहे हैं कि जो विद्यार्थियों से आप एक फीस लेते हैं, वो 1000 रुपया हो, 500 रुपया हो, 2000 रुपया हो, लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, तो एक तो पैसा कहाँ जाता है, उसका कोई हिसाब नहीं। दूसरा, जो उन बच्चों का कैरियर तबाह हो रहा है, कई बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, इस पे क्या सरकार चिंतित है? सरकार चिंतित है मंदिर बनवाने में, सरकार चिंतित है दूसरे धार्मिक कार्यों में, सरकार चिंतित है अपनी सरकार बचाने में, सरकार चिंतित है दूसरी पार्टियों को तोड़ने में। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री जी का पिछले 8 दिन से जो आयोजन चल रहा है, सरकार की शपथ हो रही है। आज वो आंध्र प्रदेश गए हैं, विजयवाड़ा में, वहां चंद्रबाबू नायडू की शपथ दिलवा रहे हैं। उसके बाद वो उड़ीसा गए, वहां अपने मुख्यमंत्री को शपथ दिलवा रहे हैं। 3 दिन से लोग मर रहे हैं कश्मीर में, एक स्टेटमेंट प्रधानमंत्री का नहीं आया, गृह मंत्री का नहीं आया। आज देश के लाखों बच्चे सड़क पे हैं, उनको देखते हुए
तत्काल सरकार को गंभीरता से इस पर निर्णय लेना चाहिए, लेकिन सरकार के किसी भी नेता के कान पे जू नहीं रेंग रही है। अच्छा, शिक्षा मंत्री को मलिक जी, क्योंकि चुनावों के दौरान कहीं ना कहीं जो पेपर लीक का मामला रहा है वो तमाम पार्टियों का मुद्दा भी रहा है, और सबसे अहम बात ये कि इसी दौरान लोकसभा चुनाव हुए, और इसी दौरान आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि जो मोदी जी हैं, जो सरकार बनने की जो प्रक्रिया वो लगातार एक हफ्ते से चल रही है, इसी बीच तमाम चीजें हो रही है, चुनावी मुद्दा रहा है, बावजूद उसके देश की सबसे बड़ी जो परीक्षा है नीट की परीक्षा, उसमें इतनी बड़ी धांधली, ये बताता है कि किसी भी पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं कि बच्चों का पेपर लीक का मामला चल रहा है या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। निशा जी, ये कोई मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। आज प्रधानमंत्री जी मोदी हैं, उनसे पहले कोई दूसरे प्रधानमंत्री थे, कल कोई तीसरी राजनीतिक दल के भी प्रधानमंत्री बन सकते, किसी को कोई लेना देना नहीं। यहाँ एक सिस्टम है जो काम कर रहा है, और वो सिस्टम में तमाम करप्शन भरा हुआ है, तमाम भ्रष्टाचार चल रहा है। यही एजेंसियां हैं आज वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, यही एजेंसियां कल को कांग्रेस को सपोर्ट करने लगेंगी। दूसरा, जो अभी पंकज जी ने सवाल उठाया कि सीबीआई को तत्काल जांच करनी चाहिए, सीबीआई के पास वक्त कहाँ है? सीबीआई तो राजनीतिक जांच कर रही है नेताओं की, सीबीआई तो वहां छापे मार रही है, उनको अरविंद केजरीवाल को अंदर डाल दिया सीबीआई के पास टाइम कहाँ है इस तरह के मुद्दों का? तो सरकार जो है, चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो, मैं आज की सरकार पे आरोप नहीं लगा, इससे पहले जो दूसरे दलों की सरकारें रही हैं, सीबीआई को इसी सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा था। तो क्यों तोता कहा था? क्योंकि ये सरकार के लिए काम करती हैं। जो पुलिस एजेंसियां होती हैं वो सरकार के लिए काम करती हैं, सरकार के हित में काम करती हैं। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं, चाहे वो आप उनको, अब आप मुझे बताइए, आपने कितने किस्से सुने होंगे एमसीआई के? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया क्या काम करती है पूरे साल? वो क्या काम करती है मेडिकल कॉलेजों में? तो ये तमाम जो भ्रष्टाचार है ऊपर से लेकर नीचे तक, इसमें आम जो जनसाधारण व्यक्ति है वो पिसता है। ये जो साधारण बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, परीक्षार्थी हैं, ये पिसते हैं। अब आज आप किसको सजा देंगे एनटीए में? एनटीए कोई एक आदमी थोड़ी ना है, एनटीए पूरा सिस्टम है। एनटीए का जो चेयरमैन है या एनटीए का जो डीजी है, मैं विशेष तौर पर कह सकता हूं कि वो बहुत ईमानदार किस्म के व्यक्ति हैं, क्योंकि मैं, हो सकता है एक बार किसी सिलसिले में उनसे मुलाकात भी हुई थी, लेकिन उन तक मामला पहुंचेगा तब तो, वो तो नीचे नीचे सेटिंग है, वो तो नीचे नीचे करप्शन चल रहा है, सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है। तो ये सिस्टम इस तरीके से सुधरता हुआ मुझे नहीं लग रहा है। और आप खाली यहाँ नीट की या खाली मेडिकल की बात मत करिए, आप किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाइए, वहां भी यही है। तो सरकारें हैं, अपनी सरकार बचाने के लिए, अपनी पार्टी को अधिक से अधिक वोट जिताने के लिए, अधिक से अधिक सांसद और विधायक लाने के लिए वो तो उसमें बिजी हैं, और यहाँ आम आदमी पिस रहा है। चाहे आप महंगाई की बात ले लीजिए, दूसरी चीजें ले लीजिए, इस परीक्षा की बात ले लीजिए, परीक्षा में बच्चे पास भी होंगे तो वो फिर पढ़ेंगे कहाँ? उनकी नौकरियां कहाँ लगेंगी? इसकी भी समस्या है। केपी मलिक जी, तो केपी मलिक जी, आपने दो बहुत अहम मुद्दे रखे। पहला तो आपने सिस्टम की बात कही, और जाहिर तौर पर ये बात है कि ठीक है, जो उच्च अधिकारी है उन तक ये बात नहीं पहुंच रही। दूसरे, आपने एक इम्पोर्टेंट बात ये कही कि खानापूर्ति हो रही है कार्यों की। जैसे आपने सीबीआई की बात की, सीबीआई राजनीति में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। अब आप देखिए ना, एटीए के जो चेयरमैन है वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्या? क्या आपको लगता है कि ये काम उनका है, जिस तरीके से उनको ये काम सौंपा गया है? ज्योति जी, देखिए, ये तो आप पहले ही कह चुके हैं कि चोर को ही चाबी दे दी गई है कि आप ही इसको निपटाइए, वो तो आपने कह दिया है। ये सरकारी विभागों का सबसे बढ़िया फॉर्मूला होता है। किसी भी जांच को डाइवर्ट करने के लिए ठंडे बस्ते में इसको डाल दिया गया है। एक कमेटी बन जाएगी, वो जांच करेगी 2 महीने, बच्चे अपने घर से कितने दिन वो आंदोलन करेंगे, कितने दिन सड़कों पर रहेंगे? तो वो घर चले जाएंगे, शांत हो जाएगा, फिर एक रिपोर्ट आ जाएगी, फिर उसमें एनटीए को क्लीन चिट दे दी जाएगी, फिर मामला खत्म हो जाएगा। लॉलीपॉप थमा दिया गया है ना केपी मलिक जी, उनको तो एक लॉलीपॉप। देखिए ज्योति जी, देखिए ज्योति जी, उसको आप उस तरीके से एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा ले सकते हैं कि 13 महीने देश के किसान दिल्ली राजधानी के बॉर्डर पे पड़े रहे थे, और बाद में प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़ के माफी मांग ली थी, और उनको एमएसपी का जुमला दे दिया गया था। उस एमएसपी में आज तक कुछ नहीं हुआ, 3 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। तो 3 साल में कुछ नहीं हुआ। या तो किसान फिर आए, फिर दिल्ली घेरे, और या ये छात्र फिर आए 2 महीने बाद सड़क फिर घेरे,
क्योंकि कुछ नहीं निकल रहा। बिल्कुल एक जांच होगी, जांच में क्लीन चिट मिलेगी एनटीए को, मैं आज गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि कोई भी अधिकारी, सरकारी अधिकारी अपने किसी अधिकारी को फंसाने का काम करेगा ही नहीं। सब मिले हुए हैं, पूरे सिस्टम में दीमक लगी हुई है। इस सिस्टम को इतनी आसानी से नहीं सुधारा जा सकता। और मैं आपको कह रहा हूं कि कोई डिपार्टमेंट आप ले लीजिए, कोई सरकार आप ले लीजिए, कोई विभाग आप ले लीजिए, कोई क्षेत्र आप ले लीजिए, बचा हुआ नहीं है। सब जगह माफिया बैठा हुआ है, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो मेडिकल माफिया हो, चाहे वो दूसरा इंजीनियरिंग का माफिया हो, चाहे वो रेल माफिया हो, तमाम जगह यही चला। हम रोज इसी काम पे है। मैं 4 बजे से डिबेट में बैठा हूं, डिफरेंट डिबेट में। आज नेताओं की बिक्री चल रही है, सांसद खरीदे जा रहे हैं, नीतीश कुमार के सांसद बीजेपी में भाग रहे हैं। बिक्री होगी जी, अभी महाराष्ट्र में बिक्री हो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अब आप बताइए, जो बिक के आएगा वो क्या आपके लिए न्याय करेगा, वो क्या सिस्टम बनाएगा, वो क्या लोगों के लिए अच्छी योजनाएं लेके आएगा, वो तो अपना जो पैसा खर्चा किया वो निकालेगा। तो ये सिस्टम बिगड़ चुका है, हम तो इससे नाउम्मीद हो चुके हैं। जी 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 केपी मलिक जी, माफी चाहूंगी, वापसी करेंगे आपकी ओर। गुरूर रहमान जी, एक ग्रेस मार्क्स वर्ड आया, हालांकि ये 2018 में क्लैट के लिए लाया गया था, अब नीट पे, ताकि प्रदर्शन रोका जा सके, इसलिए क्या आपको नहीं लगता ये ग्रेस मार्क्स कम और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ज्यादा है? देखिए, ग्रेस मार्क्स कब दिया जाता है, किन परिस्थितियों में दिया जाता है? इनका कहना है एनडीए का कि कुछ सेंटर पर परीक्षा लेट से हुई इसलिए ग्रेस मार्क्स दिया गया। तो इसका मतलब कि सारे लड़के लेट से जाएंगे, उनको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। ये ग्रेस मार्क्स बिल्कुल पूरी तरह से बच्चों को पढ़ाने का, फुसलाने का एक तरीका है। इसको कोई मतलब नहीं है सीबीआई से और किसी भी अधिकारी से और किसी भी एजेंसी से जांच कराने की। 67 बच्चे, यहाँ एक ही स्कूल से 8 बच्चे हैं, उस 67 बच्चे को लाया जाए और 67 बच्चे को सेम उसी पैटर्न का जो क्वेश्चन नीट में आया था परीक्षा दिया जाए, और उनसे परीक्षा देने के बाद मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि उसमें कोई भी लड़का 650 से 680 से ज्यादा नहीं लाएगा। बहुत ऐसे लड़के हैं जो इनका 200 भी नंबर नहीं आएगा। तो इन 67 लड़कों का जांच किया जाए, साथ ही साथ जो भी एक सेंटर से 8-8 लड़के से आपको 720 लाए, उनकी जांच हो। कोई सीबीआई की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर केवल और केवल एकमात्र विकल्प बचा है, वो है सुप्रीम कोर्ट नीट परीक्षा को रद्द करे और तमाम दलाल, सर कह रहे थे कि तमाम कोचिंग वाले दलाल हैं, तो सर गौर से सुन लीजिए आप, गुरु रहमान ने सिपाही से लेकर बीपीएससी तमाम तरह की परीक्षाओं में के लिए आवाज उठाया है। और मैं कह रहा हूँ कि कोचिंग माफिया का पहले चेक होना चाहिए, शुरुआत गुरु रहमान से ही हो, लेकिन उन कोचिंग माफियाओं का जो चिल्ला रहे कि हमारे बच्चे 720 लाए, 720 लाए, लेकिन एक भी टीचर या कोई भी एजेंट का जहाँ 2.5 लाख कोटा में लड़के रहते हैं, कोई टीचर बोला, कोई नहीं बोला, आकाश का कोई टीचर बोला, कोई नहीं बोला, एक मानस पांडे है और एक विपिन सिंह है, इन दो छोड़कर कोई भी टीचर आज तक इस मुद्दा को लेकर नहीं आया है। मैं नीट को नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन इस बात के लिए भयभीत हूँ कि 2 साल बाद मेरी बेटी जब नीट देगी तो मैं करोड़ों रुपया कहाँ से लाऊंगा, वो गरीब बच्चे कहाँ से पास करेंगे। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल रहमान जी, हाँ बिल्कुल, नहीं आपने बहुत सही बात की। मैं यही काउंटर क्वेश्चन चाहूंगी पंकज जी से कि ग्रेस मार्क्स मिल जाना आपको क्या लगता है, क्या ये खाना पूर्ति है अपनी गलतियों को छुपाने के लिए? पंकज जी से एक और ज्योति इसमें थोड़ा सा और मैं ऐड करना चाहूंगी। एनडीए कह रहा है कि उसने जो है 4 सदस्यीय टीम जो है उसने गठित कर दी और वो जांच करी, और कहीं ना कहीं वो इस बात की सफाई भी पेश कर रही है कि कई सेंटर्स ऐसे हैं, मतलब जो धांधली जो सामने है, जो नंबर का जिक्र यहाँ पर रहमान जी कर रहे हैं कि 67 नंबर जो कि 720 नंबर लेकर अंक लेकर आए हैं, तो उसके बदले में एनडीए कह रहा है कि कुछ सेंटर्स ऐसे थे जहां पर पेपर काफी देरी से दिए गए और उसकी भरपाई करने के लिए ग्रेस मार्क्स दिया गया। तो मामला 24 लाख बच्चों का नहीं है, मामला सिर्फ 1600 बच्चों का है। आप क्या कहेंगे इस पर पंकज जी? दिशा जी, मैं आपकी बात पर आऊंगा, पहले मैं ज्योति जी की बात का जवाब दे दूं। ग्रेस मार्क्स की जहां तक बात है, हम लोग जब पढ़ते थे तो उन बच्चों के लिए ग्रेस मार्क्स होता था तो जो प्रथम श्रेणी से पास करने वाले हों और 2-3 नंबर से वो पिछड़ रहे हों।
कोई बच्चा फेल कर गया है और 2-3 नंबर से वो पास कर सकता है तो उनके लिए ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर टॉपर के लिए कभी भी, इंटरमीडिएट में टॉपर के लिए, 10th में टॉपर के लिए ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाता है। उनके लिए ग्रेस मार्क्स नहीं होता है। ग्रेस मार्क्स एक समझिए तो हम आप पर मेहरबानी कर रहे हैं, बोर्ड जो है बच्चों पर मेहरबानी करके उसे पास आउट कर रही है, 2nd डिवीजन से 1st डिवीजन में पहुंचा रही है। ये नहीं कि जो पास आउट हो रहा है उसको टॉपर बनाने के लिए ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाना चाहिए। खास करके जब इस तरह के देश के सर्वोच्च कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात आती है, जिसमें नीट एक अहम स्थान पर आता है, देश के सबसे सर्वोच्च स्थान का एग्जामिनेशन है, सबसे कठिन एग्जामिनेशन है, उसमें जब ग्रेस मार्क्स की बात आती है तो ये हास्यास्पद बन जाता है। हम देश में अच्छे डॉक्टर्स के लिए ये नीट का एग्जामिनेशन लेते हैं, वो डॉक्टर्स जो मरते हुए आदमी को बचाने में सक्षम होता है, जो मौत के मुंह में जाने वाला है उसको जीवन देना है, और उनको अगर हम ग्रेस मार्क्स पर पास करेंगे तो क्या ग्रेस मार्क्स देकर किसी मरते हुए व्यक्ति को बचाया जा सकता है? हास्यास्पद यहाँ है, सवाल यहाँ उठता है। दूसरी बात क्या है, निशा जी मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि एनटीए कोई कमेटी गठित कर रही है। सबसे पहला सवाल मैंने उठाया था कि कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष जांच तभी कर सकती है जब उसे अपने या अपने किसी सिस्टम में दोष महसूस हो। जब वो अपने सिस्टम में दोष महसूस करेंगे तब वो जांच को आवश्यक समझेंगे। जब उन्हें अपना दोष नजर ही नहीं आएगा तब वो हमारी संतुष्टि के लिए, जनता की संतुष्टि के लिए, छात्रों की संतुष्टि के लिए केवल मात्र वो जांच कमेटी गठित करेंगे, और जैसा कि रहमान साहब ने कहा कि वो अपने पक्ष में ही रिजल्ट देंगे, अंतोतगत्वा अपने पक्ष में रिजल्ट देंगे। क्योंकि जो बच्चे पिछड़ गए हैं उनमें से 90% बच्चे ऐसे होंगे कि इन पचड़ों में ना पढ़ के फिर से अगले साल की तैयारी में उलझ जाएंगे। मेरा यही आपके चैनल के माध्यम से ये भी संदेश होगा कि आप अपना समय इन आंदोलनों में, इसके जांच कमेटी के चक्कर में, या फिर आपको ये हो आशंका कि हमारा नंबर बढ़ सकता है, इस पचड़े में ना पड़े। जो अपना जीवन नीट के द्वारा बनना चाहते हैं, इस क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में आप अपने आप को लाना चाहते हैं, तो अभी से ही आप लग जाएं। जो रिजल्ट आना होगा सरकार क्या करेगी ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। हमारे पत्रकार महोदय ने ये कह दिया है, स्पष्ट कर दिया है सारी बातों को उन्होंने अपने बातों के माध्यम से। तो ये बच्चों को समझ जाना चाहिए कि अब कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे पिछड़ गए हैं, मान लिया कि एक उदाहरण मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी बच्चे का 200 नंबर आया है, क्या उनके 600 नंबर आ सकते हैं ग्रेस वैल्यू के आधार पर, या फिर क्या उनका री एग्जामिनेशन हो सकता है? नहीं री एग्जामिनेशन हो सकता है, और न ही इतना ग्रेस मिल सकता है कि वो बच्चे आज जाकर के अच्छे टॉपर हो सकें या फिर एमबीबीएस का वो ले सकें। तो बच्चों को अब आपने अभी जिक्र किया कि ये जो नीट का जो एग्जाम है, कहीं ना कहीं जिस तरह से जो धांधली देखने को मिल रही है, ये कहीं लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। विडंबना है कि इतनी बड़ी खबर पर या इतनी बड़ी बात पर तमाम, अगर हम राजनीतिक जो लोग अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी तरफ कोई स्टेप नहीं उठाया जा रहा है। यानी देश का जो पूरा सिस्टम, जो चिकित्सा सिस्टम, उसे खोखला कर दिया जा रहा है कि बताइए ऐसे बच्चे राजनीतिक गलियारे तो अभी राजनीतिक गलियारे जो है निशा, वो तो अभी ठंडे बस्ते में, अभी तो वो ठंडे बस्ते में है। बता रहे थे हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े थे, उन्होंने कहा तो कि अभी जो राजनीतिक गलियारे हैं वो ठंडे बस्ते में जा चुके हैं। अब ये हम कह ही नहीं सकते, हालांकि देखिए हर एक छोटी बात पे ट्वीट आ जाता है। इस पर मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश में सबसे बड़ा जो महापर्व था लोकसभा का चुनाव, वो संपन्न हुआ, वो अभी संपन्न हुआ है। लेकिन सबसे हास्यास्पद बात है कि जिस दिन पूरे देश में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट निकलना हो, उसी दिन नीट का रिजल्ट निकल रहा है। ये तो तक 90% लोग जो हैं इसमें व्यस्त थे कि देश की सरकार चुन रहे हैं। प्रत्येक वयस्क व्यक्ति जो अपने मत का प्रयोग किए हैं, उनका ध्यान देश की सरकार में लगा हुआ था, और दूसरी तरफ यहाँ रिजल्ट निकल गया। इस ऐसी ये तो
ये तो पूरे भारत टॉपिक से थोड़ा सा अलग मैं बात करूं, कश्मीर में जो हमला हुआ वहां पर कितने सारे लोगों की जान गई, लेकिन कितने लोगों ने उस खबर को उस दिन पर, जिस दिन प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे, कितने लोगों ने न्यूज में देखा, ये बिल्कुल पता भी नहीं चला। जो लोग अपनी जान दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं देश के लिए, देश की रक्षा कर रहे हैं, वो तमाम खबरों को जो देश के लिए इंपॉर्टेंट है उन्हें तवज्जो ही नहीं दी जाती, कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। निशा, आप डिबेट में थी, आपको एक बात याद होगी, उसमें एक बात और ऐड हुई थी, ये बात सामने आ रही थी कि जितने भी पुलिस बल है और जितने भी टास्क फोर्सेज हैं वो तो शपथ ग्रहण में थे, वो तो तैयारियों में जुटे हुए थे, तो यहाँ कौन था जहाँ पे इतनी बड़ी घटना हुई? और कहना सही है, एकदम कहना सही है आपका। तो हम इसी मुद्दे पर कहना चाहते हैं कि लोग जो है, ऐसा नहीं है कि जैसा कि हमारे पत्रकार महोदय ने कहा कि जो डायरेक्टर हैं, जो वहाँ के डीजीपी हैं, वो इस बात से अनभिज्ञ हैं। देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, ये नीट के एग्जामिनेशन में हेराफेरी या फिर अनियमितता को लेकर के इतनी बड़े बवाल हो रहे हैं, उनको कैसे नहीं इस बात की जानकारी होगी, लेकिन वो इस बात में इन्वॉल्व ना हो, ये संभव है। ये संभव नहीं है कि उनको जानकारी नहीं होगी। इतना बड़ा बवाल उनके एजेंसी में ऐसा हो रहा है, तो ये बात से अनभिज्ञ हो, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि वो इसमें इन्वॉल्व ना हो, लेकिन उनकी ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि कहाँ अनियमितता उत्पन्न हुई है, उसकी पूरी निष्पक्ष जांच वो करें, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी इस पर सवाल नहीं उठाए, हम लोग इस पर उंगली नहीं उठाएं और देश को अच्छे डॉक्टर्स मिल सकें। देखिए एक बात नीता जी, हाँ, मैं बोल रहा हूँ जी रहमान जी कि मैं बोल रहा हूँ कि इस पे क्या जांच होगी। 67 लड़के का 720 से घटा के 600 कर दिया जाए। हमारी आवाज मेरी जा रही है ना? जी आ रही रहमान जी, आ रही आपकी आवाज। तो इसमें जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे आवाज नहीं मिल पा रही है, सॉरी। गुंडागर्दी हुई है, धांधली हुई है, इसको एकमात्र उपाय है कि इसको माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री कैंसिल करें। आपके चैनल को मैं सैल्यूट करता हूं कि आपने इतने बड़े मुद्दा को बड़ी सादगी के साथ उठाया है। कोई भी चैनल, हर चैनल, ये प्रधानमंत्री, ये गृह मंत्री, ये मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री, वो मंत्री, ये मंत्री, ये विधानसभा, ये बात हो रहा है। कोई भी नीट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। सिपाही हो, दरोगा हो, सचिवालय साहब हो, बीपीएससी हो, यहाँ कौन सा परीक्षा ऐसा है जिसका पेपर आउट नहीं होता है? और ये 10 साल से क्या, ये मल्लिक साहब मैं बता दूं कि मैं 94 से पार्ट 1 से पढ़ा रहा हूँ, 94 से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तक स्टेट का क्वेश्चन आउट होता था, बड़े बड़े डॉन पकड़े जाते थे। आज कहा आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी ढिल्लो साहब और आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी मेयर खान जब ओरिजिनल क्वेश्चन मांगते हैं तो एनडीए नहीं देता है। तो ये किस आधार पर एनडीए पर विश्वास किया जाए? अब केवल और केवल एक उपाय है। और पंकज जी, आप कह रहे हैं कि बच्चे इस सबको छोड़ के तैयारी में लग जाए, तो क्या गारंटी है कि अगला बार वही होगा? इस परीक्षा को कैंसिल करें, कोचिंग वालों की जांच हो, माफियाओं की जांच हो, 67 बच्चों से पूछा जाए कि उनको 720 आया है क्या? 720 लाने लायक थे, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और केपी मलिक जी की बात करते हैं और इसका जवाब ले लेते हैं। आप जिस तरह से बात करें कि तमाम जो चैनल्स हैं वो कहीं ना कहीं इस खबर को दबा रहे हैं, इस खबर को दिखा नहीं रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री, सांसद, मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, तमाम चीजें यही दिखाई जा रही है और यही बताई जा रही है। मैं आपके पास आना चाहूंगी केपी जी, ये जो पूरा धांधली का मामला सामने आया, खबर को तो दबाया ही गया, लेकिन अब ये पूरी धांधली सामने आ गई है, इसके बाद आपको क्या लगता है कि क्या कोई निदान निकलेगा या इसे भी यूं ही दबा दिया जाएगा? थोड़े दिन इस पर बात की जाएगी, थोड़ी सी राजनीति इसमें होगी और इसके बाद इस मामले को भी रफा दफा कर दिया जाएगा। देखिए निशा जी, ऐसा है कि जैसा कि अभी पंकज जी ने कहा था कि जो नेट के एनटीए के जो डीजी हैं शायद वो इसमें इन्वॉल्व ना हो, लेकिन उनकी जानकारी में ना हो, ये ऐसा हो नहीं सकता। मैं भी मानता हूं ऐसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट हैं जो वीआरएस अप्लाई करके बैठे हुए हैं और वो इस सिस्टम से बाहर निकलना चाहते हैं। मैं कम से कम 10-12 संस्थानों में काम कर चुका हूं और जब मैं सिस्टम में फिट नहीं बैठता, या तो मुझे निकाल दिया जाता है या मैं खुद ही इस्तीफा दे देता हूं। अब मेरी उम्र 50 प्लस हो गई है, लगभग मैं 55-56 में चल रहा हूं, थोड़ा स्वास्थ्य भी ऐसा ही हो गया है।
अब हिम्मत नहीं होती है इस्तीफा देने की। या तो आप सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाइए या आप बाहर हो जाइए, दो ही चीजें हैं, तीसरी चीज यहाँ नहीं है। आप मुझे बताइए कि अगर इस घोटाले में डीजी इन्वॉल्व नहीं है तो डीजी के ऊपर वाला होगा, मंत्री होगा, चैनल भी होंगे। जो मेन स्ट्रीम चैनल हैं, चाहे वो एबीपी न्यूज हो, चाहे वो आज तक हो, जी न्यूज हो, इंडिया न्यूज हो, क्यों नहीं दिखा रहे हैं वो कभी राहुल गांधी को दिखा रहे हैं, कभी नीतीश कुमार को दिखा रहे हैं, कभी चंद्रबाबू नायडू को दिखा रहे हैं, मोदी जी के पीछे कैमरा लेकर घूम रहे हैं। देश की इतनी बड़ी समस्या है युवाओं की, इसको आप क्यों नहीं दिखा रहे? पिछले 10 साल में किसी आज तक ने, किसी जी न्यूज ने, किसी एबीपी न्यूज ने एक स्टिंग ऑपरेशन नहीं किया। हमारे एक शिष्य पत्रकार थे, उन्होंने व्यापम घोटाले की जांच करने के लिए मध्य प्रदेश में थे 10 दिन, और वो जिंदा नहीं आए वापस। कैमरामैन किसी तरह बच के आ गया। वो सहारा में मेरा शिष्य रहा और आज तक में था, खोजी पत्रकार था वो। मतलब आप जिस व्यापम घोटाले का जो आप जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये घोटाला भी कुछ ऐसा ही बड़े लेवल का घोटाला हो सकता है जिसको जांच की आवश्यकता है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बात फिर वही आती है, जांच कौन करेगा? जांच एक व्यक्ति ही करेगा ना, एक व्यक्तियों की टीम होगी। मलिक जी ने साफ तौर पर एक बात कही, जांच करने वाले अगर 5 व्यक्ति हैं, नहीं ज्योति मैं बताना चाह रहा हूं कि जांच करने वाले, जैसे कि अभी हुआ कि 4 लोगों की टीम बन गई है और 4 में से 3 मिल गए भ्रष्ट लोग और एक ईमानदार व्यक्ति है, तो बताइए क्या वो 3 भ्रष्ट मिलकर उस एक को भ्रष्ट बता देंगे और उसी को सजा हो जाएगी? एक को बोला जी हम 3 लोग बहुत बढ़िया करना चाह रहे हैं और ये रिश्वत मांग रहे हैं, तो वो क्या करे? ये सिस्टम में हो गया, हमारे संस्कार खत्म हो गए। आज जो बच्चे आ रहे हैं, हम गांव में पैदा हुए, हमें संस्कार हमारे मदर फादर ने दिए हैं, हम उस पर जिंदा हैं। आज कितने पत्रकार हैं जो मर्सिडीज में घूम रहे हैं, और आज कितने पत्रकार हैं जो मेट्रो में डीटीसी में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं वो डीटीसी में? उनको भी मर्सिडीज में चलना चाहिए। तो सिस्टम नहीं बैठ रहा है, या तो आप सिस्टम से बाहर हो जाइए या सिस्टम में आ जाइए। तो आप एनटीए हो, आप कोई जो सेंटर है पढ़ाने वाले वो हो, चाहे आप बच्चों का जो ग्रुप बना हुआ वो हो, इसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। वो कुछ बच्चों को भी लालच दे देते हैं। ऐसा पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। ये इतनी आसानी से नहीं सुधरेगा। अगर सरकार में कोई मजबूत व्यक्ति नहीं बैठेगा, ईमानदार व्यक्ति नहीं बैठेगा, तो कुछ सुधार होने वाला नहीं है। मैं बता रहा हूं, मेरा 38 साल का कैरियर हो गया पत्रकारिता का। हम तो थक चुके हैं चीजों में। हमारे पास 50 इस तरह की कंप्लेंट डेली आती है। मैं 10 साल का इतिहास पूछ रहा हूं ना। रेलवे में 3 बार भर्तियां निकली हैं, तीनों बार पर्चा लीक हो जाता, भर्ती रद्द हो जाती है। उत्तर प्रदेश में 2 बार पुलिस की भर्तियां निकली है, यही एनटीए इन्वॉल्व थी। शिक्षा का एजुकेशन का निकला था 2 महीने पहले। मैं तो यही सोच रही थी, मैं ये सोच रही थी कि जिस इतनी आसानी से जब बिहार, हरियाणा या राजस्थान में पेपर लीक हुआ, जिस तरीके से मीम वायरल हुए, जिस तरीके से लोग ठहाके मार के हंस रहे थे, मैं सोच रही थी नेशनल लेवल पर अब ये स्थिति बन गई है, ये कहाँ मुंह छुपाएंगे अपना? देखिए ऐसा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको हाल फिलहाल का। नैतिकता, शुचिता और लोगों की जो बेशर्मी है वो कैसे बाहर आ गई है। आप एक आध की चोरी कर सकते हैं, 2 की चोरी करते हैं, चोरी की लिमिटेशन नहीं है। चंडीगढ़ में अभी मेयर का चुनाव हुआ, 30 मेंबर थे जिसमें से आपको जिन्होंने वोटिंग की, और वो एक अनिल मसीह नाम के अधिकारी ने 8 वोट कैंसिल कर दिए। 30 में से 8 वोट कैंसिल होने का मतलब है लगभग 30 से 35% वोट एक आदमी ने कर दिए। उसकी बेशर्मी की और बेहयाई की उसकी वो देखिए विडंबना। आप 1 वोट चोरी कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, यहां आप एक बच्चे का भविष्य खराब कर सकते हैं, आप 10 बच्चों का कर सकते हैं, 100 का कर सकते हैं, 1000 का कर सकते हैं। आप लाखों बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं अपने रिश्वत लेने के लिए, अपने घर में पैसे ले जाने के लिए। आप ये करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा करके कहां ले जाएंगे? यहां लूट मची हुई है। कोई मर रहा है, मरे, मुझे अपने लिए चाहिए 1 करोड़ रुपया। मंत्री अपना मांग रहा है, प्रधानमंत्री अपना मांग रहा है, सेक्रेटरी अपना मांग रहा है, ऑफिसर अपना मांग रहा है, एनटीए में जो काम करने वाले हैं फाइल देखने के लिए वो पैसे मांग रहे हैं। तो ये कहां से होगा? देखिए, जो एक आध कोई सिस्टम वाला होगा। केपी मलिक जी, बिहार में कहावत है, जे हाल तोरा वो हाल मोरा, रामा हो रामा।
देखिए बात यही हो रही है केपी मलिक जी, नीट की तैयारी में अधिकतर वो बच्चे आते हैं जो मेडिकल एक्सपेंस नहीं ले सकते, वो प्राइवेट स्कूल्स में या प्राइवेट कॉलेजेस में लाखों रुपए, 50 लाख 1 करोड़ देके डॉक्टर नहीं बन सकते, वो बेचारे बस्ता उठाते हैं गरीब परिवार के, वो आते नीट की प्रिपरेशन करते हैं, फिर यहाँ भी उनसे कहा जाता है कि भैया पैसा दो तो तुम्हारे साथ ये होगा। यही हो रहा है ना, जैसे आपने जो धांधली की बात की, क्या ये चीजें इन्वॉल्व? ज्योति जी कई फिल्में बन चुकी हैं इस पे, बिहार वाली भी फिल्में बन चुकी हैं, गुरु रहमान बैठे यहाँ पे, पंकज जी बैठे मेरे से अच्छा अपने डिपार्टमेंट, जैसे मैं अपने डिपार्टमेंट के बारे में जानता हूँ, ये लोग भी अपने डिपार्टमेंट के बारे में। मैं कह रहा हूँ कोचिंग सेंटर की आवश्यकता क्या है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कोचिंग सेंटर की आवश्यकता क्या है? जब बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, उसको ट्यूशन की आवश्यकता क्यों है? क्या आज टीचरों के अंदर वो भावना है, गुरु शिष्य की भावना आज बची है? गुरु बन गया है पैसे लेने वाला, बिजनेस करने वाला, और बच्चों में भी वो लिहाज नहीं रहा है गुरु शिष्य की परंपरा वाला, तो सिस्टम तो पूरा ही खराब हो गया ना। आज वो भावना तो नहीं है। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, इस बात पे मैं बिल्कुल वापसी करूंगी, माफी चाहूंगी। रहमान जी कुछ कह रहे थे, वो बीच में उन्होंने जी कहें। रहमान जी आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि जितने भी बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, मेरे पास भी हजारों की संख्या में लड़के हैं, इसलिए मुझे अनुभव है एक लंबे समय से। वो कोचिंग संस्थान वाले एक तो एडमिशन लेने के समय बच्चा को पैसा लेते हैं, दूसरी बार वे उसके गार्जियन से बोलते हैं कि आपके बेटा को कौन सा कॉलेज चाहिए या कितना नंबर चाहिए, उसके लिए वो लोग सेटिंग कराते हैं। इसमें अरबों की इन्वेस्टमेंट होती है कोचिंग माफियाओं की, अरबों इन्वेस्ट करते हैं बड़े बड़े जो गैंगस्टर है, वो मंत्री हो, विधायक हो, अधिकारी हो, वे सारे बिहार में आईएएस जेल गए कि नहीं गए? 2 आईएएस जेल गए। तो इस तरह की मुद्दा पर चिल्लाने से, नैतिकता, शुचिता, संस्कार लाने से, कहने से सिर्फ कहावत हो जाएगी। अब केवल और केवल एक उपाय है जो प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नीट को कैंसिल करे और कड़े निगरानी में जो एक बिल आया है लोकसभा में कि 1 करोड़ रुपया का दंड और 10 साल का जुर्माना, कितने राज्यों में ये लागू हुआ? कहीं लागू नहीं हुआ। 6 महीना जेल में रहता है, बाहर आ जाता है। जेल में जाने वाला व्यक्ति कहता है 6 महीना पहले कि नीट का क्वेश्चन भी आउट होगा, और क्वेश्चन आउट होता है और लड़के 720 लाते हैं। क्यों नहीं? खाएंगे ना खाने देंगे की आपने बात की, बीजेपी की बात की, नरेंद्र मोदी की बात की, और अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे पत्रकार साहब है केपी जी, वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कोई ईमानदार व्यक्ति चाहिए। मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि काफी ज्यादा ईमानदार है, न खाएंगे ना खाने देंगे की आप बात करें। मोदी जी की अब नई सरकार बन गई है और ये चुनावी मुद्दा भी था, पेपर लीक का मामला। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हो सकता है, बच्चों के हक में फैसला आ सकता है? बिल्कुल। पंकज जी के बात से मैं एक तरफ सहमत नहीं हूँ कि वे कह रहे हैं कि लड़के फिर से तैयारी करें। माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय गृह मंत्री से और शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी से अनुरोध है, विनती है, अहिंसा के बल पर। मैं नीट नहीं मानता हूँ, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अहिंसा के बल पर माननीय प्रधानमंत्री से हम लोग अनुरोध करें कि आप जितना जल्दी हो सके इसको रद्द कीजिए परीक्षा को, और हर एक परीक्षा के लिए जो कानून आपने बनाया है उस कानून को जबरदस्ती लागू करवाइए। निसंदेह नरेंद्र मोदी एक ईमानदार व्यक्ति है, और अगर उनने, मैं किसी पार्टी का राष्ट्रीय सदस्य भी नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अगर ये चाह जाए कि इस तरह की गुंडागर्दी खत्म हो तो खत्म हो सकती है। नकारात्मक सोच रखने से कोई फायदा नहीं है। पंकज जी के पास चल लेते हैं। पंकज जी का जिक्र आपने किया है, पंकज जी आपसे जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री गृह मंत्री जिक्र कर रही, कर सकते हैं कुछ, प्रधानमंत्री गृह मंत्री क्या नहीं कर सकते? देश के लिए सब कुछ कर सकते हैं। आपको लगता है इस तरफ कोई कदम उठाया जा रहा है, बच्चों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है? क्योंकि बात हमारी आपकी आज की नहीं, बात बच्चों के भविष्य की है, कल की है, देश की है। सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि एजुकेशन में अगर पॉलिटिक्स आ गया तो न ही एजुकेशन निष्पक्ष हो सकता है, न ही स्वच्छ हो सकता है।
लेकिन अभी आ रहा है, मैं क्योंकि जैसे ही मामला उठ रहा है, जैसे बच्चे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर आ गए हैं, तो कांग्रेस इसमें कूद पड़ी, तमाम पार्टियां इसमें कूद रही है लगातार, तो पॉलिटिक्स तो वो अपने खेल रहे हैं इस पे। इसमें सभी अब अपने रोटी सेकने का काम करेंगे। जितने बच्चे हैं, बच्चों में जो जो इस बार एस्पायरेंट्स हैं, जो प्रतिभागी हैं, आप अगर ध्यान से देखें तो प्रतिभागियों की संख्या बहुत कम होगी, लेकिन राजनीतिक दल के व्यक्ति बहुत अधिक संख्या में होते हैं। जैसा कि हमारे पत्रकार महोदय ने कहा था, एक किसान आंदोलन की चर्चा उन्होंने किया था, किसान आंदोलन का कोई रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन इस पर राजनीतिक रोटियां बहुत अधिक सेकी गई। मैं आप सबों से आग्रह करूंगा, प्रधानमंत्री हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, वो जो चाहे वो नियम लागू कर सकते हैं, जो चाहे वो जांच करवा सकते हैं, लेकिन एक अकेला चना कभी भी भाड़ नहीं फोड़ता है। यहाँ पर 543 सांसद हमारे हैं, जिसमें से 273 हमारे बहुमत दल के नेता हैं, और वो कानून बनाते हैं। सभी जगह प्रधानमंत्री कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ रहकर कार्य करने वाले जब तक सभी सही नहीं होंगे, तब तक निष्पक्ष रूप से कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो बनना सबको है। पंकज जी, आप कोई थर्मामीटर लेकर नहीं बैठेगी कौन ईमानदार है कोई बेईमान है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, लेकिन अगर चना में दम हो तो छेद जरूर कर देता है, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अगर विपक्ष नहीं चिल्ला है, विपक्ष नहीं चिल्ला है, लड़के बेचारे छोटे छोटे मासूम हैं, उनके गार्जियन नहीं चिल्लाए डर से, तो आखिर बोलेगा। मैंने अपनी बात में आपसे पहले कहा कि प्रधानमंत्री हमारे सर्वोच्च पद पर हैं, वो जो चाहे पूरे देश में कर सकते हैं, लेकिन वो तभी कर सकते हैं जब उनके सहयोगी उनका साथ ईमानदारी पूर्वक दें। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, एक व्यक्ति अपने घर का मुखिया होता है, जब तक उस मुखिया को, उस घर के मुखिया को प्रत्येक सदस्य का सहयोग नहीं मिलता है, वो घर सही ढंग से नहीं चल सकता है। अगर एक व्यक्ति भी उसमें गलत निकल गया, पूरे परिवार को बदनाम कर देता है। ठीक उसी प्रकार से पूरे भारतवर्ष की बात अगर करें हम लोग, तो एजुकेशन में राजनीति, आप अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए कि कभी भी अगर एजुकेशन में राजनीति प्रवेश कर गया तो क्या राजनीति, आज हम एक सुन रहे थे कि 1 और 1 को जोड़ करके 2 होता है तो वह मैथमेटिक्स होता है, 1 और 1 मिलकर के 11 बनता है तो संगठन होता है, एक जब एक के साथ नहीं हो तो एक कूटनीति होती है, और एक को एक के विरोध में खड़ा कर दिया जाए तो वो राजनीति होती है। ये राजनीति है। तो पंकज जी मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूँ। 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, किसी ने उनको नहीं रोका। और आपको याद होना चाहिए कि कागजों पे एक यूनिवर्सिटी बन गई थी और रिलायंस की यूनिवर्सिटी बन गई थी कागज पे, और मोटा फंड HRD मिनिस्ट्री से जारी भी कर दिया गया था उनको। तो आप ये सोचिए कि प्रधानमंत्री जी को कोई नहीं रोक रहा था। मुझे आप बताइए कि 10 साल में कौन सा एक एजुकेशन पे ध्यान दिया गया है सरकार की तरफ से, कौन से एक बड़े संस्थान, बड़े इंस्टीट्यूट को ध्यान दिया गया है? नहीं, मैं पहले खत्म कर दूं सर, आपको खत्म कर दूं। मैं दूसरा ये पूछ रहा हूं आपको, कौन से लोगों को जेल प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल में भेजा है? MCI का घोटाला 25 साल से मैं देख रहा हूं। MCI के विषय में जानते होंगे आप। MCI की फाइलें अगर आपको चाहिए तो मैं भिजवा दूंगा आपके पास। एक व्यक्ति था वो MCI डिपार्टमेंट का ही जो जेल नहीं गया, पूरा MCI का मैनेजमेंट जेल चला गया था। जो MCI का चेयरमैन था केतन देसाई, वो भी अहमदाबाद गुजरात के थे, वो भी जेल चले गए, विदेश भाग गए। आजकल उन्होंने अपनी पत्नी को वहां पे बना दिया। क्यों भाई, आपको इतना क्या लालच है? आप नहीं बैठे तो पत्नी को बिठा दें। ये कोई मुख्यमंत्री लालू है क्या कि आप हटेंगे राबड़ी देवी को बना देंगे? तो आपने क्यों नहीं किसी दूसरे सदस्य को दिया? तो मैं ये कह रहा हूं, सब संस्थानों पे बैठ के लूट मची हुई है और ये छोड़ना नहीं चाहते। और उस लूट के हिस्सेदार राजनीतिक लोग भी हैं, उनको भी चुनाव में पैसा चाहिए, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं वही आपको कह रहा हूं कि पिछले 10 साल में कितने घोटालेबाज जेल गए, वो सूची आप पढ़ दीजिए, यहाँ अपने डिपार्टमेंट की पढ़ दीजिए आप। मैं आपकी बात से सहमत हूं, और इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि जब एजुकेशन की बात आती है तो उसमें नो पॉलिटिक्स।
मैं इसीलिए कह रहा हूँ अगर पॉलिटिक्स में प्रवेश कर गया। बच्चे री एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, जो पेरेंट्स है री एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, आज उनके सामने कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि एक बार एग्जाम की तैयारी करना, दिन रात पढ़ाई करना, दिन रात परिश्रम करना, एक बार एग्जाम देना, उसके बाद बच्चे रिलैक्स होते हैं, फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो। अब एक बार फिर से उनके सामने मजबूरी है, क्योंकि धांधली से भरा हुआ ये पूरा रिजल्ट निकलकर सामने आया है। री एग्जामिनेशन कितना ज्यादा कठिन है उन परिवारों के लिए, उन बच्चों के लिए जो इतनी कठिन परिश्रम करके ऐसी परीक्षा देते हैं, और एक बार फिर से वो परीक्षा के लिए राजी हो रहे हैं कि कम से कम एक अच्छा रिजल्ट, एक बेहतर रिजल्ट और एक सही रिजल्ट तो देखने के लिए मिले। तो उनकी ये बच्चों के पास उनकी खुद के लिए कठिन है। बच्चों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि हमारे देश की ये परिपाटी बन गई है कि किसी भी अच्छे मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो नीट के काउंसलिंग के द्वारा ही एडमिशन होगा, और अन्यथा फिर उनको लाखों करोड़ों रुपया, मिनिमम फी 80 लाख है, मिनिमम फी 80 लाख। क्या एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार 80 लाख रुपया खर्च कर सकता है एक डॉक्टर बनने के लिए? ये बताइए। अच्छा, नहीं कर सकता। एक महत्वपूर्ण बात ये है निशा, क्योंकि केपी मलिक जी ने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था, अभी पंकज जी ने भी कहा। आप देखिए, अभी हम पत्तों पत्तों पर खेल रहे हैं, हम एक बार ना जड़ की ओर देख लेते हैं कि जड़ में कितना पानी है। कहने का मतलब ये है निशा, आप इस चीज को समझिए। देखिए, सरकारी विद्यालय क्यों बनाए गए? इसलिए बनाए गए सरकारी विद्यालय कि जो ऐसे बच्चे जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, वो जाके मुफ्त में शिक्षा ग्रहण कर सके। अब क्या होता है, क्या 10th की प्रिपरेशन अच्छे से होती है सरकारी विद्यालयों में? नहीं होती। क्या 12th की प्रिपरेशन होती है सरकारी विद्यालयों में? नहीं होती। जब सरकारी विद्यालय उन्हें मुफ्त में शिक्षा देने के लिए बनाया गया है, फिर भी वो रिक्शा चालक का बेटा 25,000 30,000 रुपए देके कोचिंग में 10th की तैयारी करता है, तो स्कूल क्यों बनवाए गए? ये सवाल कौन पूछेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी हमारे एक बंधु ने बात उठाई थी कि आखिर कोचिंग की आवश्यकता, ट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। उसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। उनमें ऐसी नहीं क्षमता नहीं है, लेकिन उनका उपार्जन आसान तरीके से सरकारी पैसों के द्वारा हो जाता है। एक समय पर उनको मुफ्त राशि वेतन के रूप में मिल जाती है, इसलिए वो उतनी क्षमता से, अपनी क्षमता से मेहनत नहीं कर पाते हैं। जबकि आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो अपनी क्षमता के अनुसार मेहनत करना नहीं चाहते, जो सरकारी स्कूलों में जो करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो नौकरी है वो तो परमानेंट है, कहीं जाएगी नहीं, तो फिर क्या मेहनत करना। काफी सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको खुद जानते हैं, जो सरकारी तो जांच एजेंसी सरकारी टीचर होते हैं, लेकिन हाँ ठीक है। आप एक उदाहरण ले लीजिए, मेरे गांव में एक स्कूल है, शिक्षक आते नहीं है, और अगर डीएम साहब या बीडीओ साहब किसी को भेज देते हैं तो वो गांव के गलती से दामाद होते हैं, तो फोन करके कह देते हैं कि हाँ जी जांच आ रहा है, और फिर सारे टीचर्स गायब हो जाते हैं। ये कब तक होगा? आप देखो, जड़ ही कमजोर है, वहां पे जो पानी की जा रहा है, पेड़ और पौधे की और पत्तों की बात कर रहे हैं। अभी आप बिहार में आप देखेंगे, एक बात मैं बता दूं, हमारे बिहार में केके पाठक शिक्षा संभाले हुए हैं। उन्होंने हमारे शिक्षा के स्तर को सुधारने का प्रयास किया है। उन्होंने हमारे शिक्षा को सुधारने का प्रयास किया है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो चाहे अपर स्कूल हो। लेकिन उनके इस प्रयास के बावजूद अभी भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो स्कूल में नदारत रहते हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन पैसे के दम पर वो अपना वेतन करना रहते हैं। जी, अधिकारी रहमान जी कुछ कहना चाह रहे थे, एक बार वापसी कर लेंगे उनकी तरफ। रहमान जी, देखिए, सरकारी स्कूल सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। जितने शिक्षकों की नियुक्ति पहले हुई, एक तो उनको नौकरी बांट दिया गया, अब दोबारा जब परीक्षा लेकर उनकी नियुक्ति हुई तो क्वेश्चन आउट करा के उनको नियुक्त कर दिया गया। तो मैं स्पष्ट से कह रहा हूँ कि जिस जगह पर एसीएस पाठक जैसे व्यक्ति का विरोध किया जाता हो, उस जगह पर शिक्षा सरकारी स्कूल की बात करना बेकार है। और रही बात कि सरकारी स्कूल के लड़के, चाहे शुरू से लेकर अभी तक हम लोग सरकारी स्कूल के प्रोडक्ट हैं, और कम से कम सैकड़ों IAS और IPS पैदा कर चुके हम लोग सरकारी स्कूल के प्रोडक्ट होने के बावजूद। आज व्यवस्था बदली है, और व्यवस्था बदलने में सबसे बड़ा उत्तरदायी
गार्जियन है, और गार्जियन के साथ साथ हमारे सो कॉल्ड जो लीडर थे वो है। हम कह रहे हैं स्कूल सुधारते सुधारते पूरी व्यवस्था चौपट हो जाएगी और फिरौन की कहानी फिर से आ जाएगी। फिरौन चाहता था कि उसको सब लोग भगवान माने। फिरौन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सब लोग भगवान माने तो उसने अपने मंत्री से कहा कि तुम ऐसा काम करो कि सब लोग हमको अल्लाह माने, भगवान माने। तो उसके मंत्री ने कहा कि बहुत आसान है। तो बोला कैसे? तो बोला कि जितना स्कूल कॉलेज विद्यालय पाठशाला मदरसा सब पर रोलर चलवा दीजिए, जाहिलों की कैसी कौम पैदा होगी जो आपको भगवान और अल्लाह मानो करने की। वही रहमान जी की बात शायद मोदी जी ने सुन ली है, इसलिए वो भी यही कर रहे हैं। नहीं अच्छा। मोदी जी ने सुन लिया है शायद आपकी बात, इसीलिए वो भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी मान लिया कि देव पुरुष हैं वो भी। नहीं वो मान लिया आपकी बात। नहीं, जगन्नाथ से कंपैरिजन चल रहा था उनका केपी मलिक जी। रहमान जी, दिल्ली में सरकारी स्कूलों को सुधार किया गया है, ऐसा कोई असंभव काम नहीं है। और आप ये कहें कि बिहार के स्कूल कदापि नहीं सुधर, बिल्कुल सुधर सकते हैं। सुधारने वाले की मनोइच्छा होनी चाहिए। दिल्ली के सरकारी स्कूल जहाँ पे कोई पढ़ाना नहीं चाहता था अपने बच्चों को, बहुत अच्छे स्कूल दिल्ली के हो गए हैं, लेकिन उनको भुगतनी पड़ी है सजा जिन्होंने दिल्ली के स्कूल ठीक किए। दोनों जेल में हैं आजकल। ठीक है, अब आपको एक हरियाणा का एग्जाम्पल देता हूँ। रहमान साहब सुनिए ना, अब एक मिनट, अब हरियाणा का एग्जाम्पल देता हूँ आपको। हरियाणा में मुख्यमंत्री ने शिक्षा पॉलिसी बनाई है, अगर आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे सरकार आपको 2500 रुपया देगी, और अगर प्राइवेट सरकारी स्कूल में भेजेंगे तो 2500 रुपया आपसे लेगी। आप सोचिए। अच्छा। तो वो जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और 2 साल में सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे जब बच्चे आएंगे ही नहीं वहां। तो ये सरकार कर रही है। तो सरकार जो है किसको बढ़ा रही है? प्राइवेटेशन को। बाकी चीजों में भी यही हो रहा है। अब आप बताइए कि रेलवे स्टेशन पे वेटिंग वाले को जाने के लिए 500 रुपया देना पड़ता है। अगर हम अपनी मदर को ट्रेन में बिठाने जाएं तो हमें एंट्री और एग्जिट करने के 500 रुपए देने, टिकट 200 का है उनका, मदर का गांव का। बताइए। तो ये क्या हो रहा है? अच्छा, केपी मलिक जी, गुरु रहमान जी और पंकज जी, क्योंकि देखिए समय का अभाव है, तो मैं चाहूंगी कि 30 सेकंड में आप एक टिप्पणी दे दें इस चर्चा पर। इसके बाद फिर हम इस चर्चा को समाप्त कर सके। 30 सेकंड तो गुरु रहमान जी के पास रुक कर लेते। 30 सेकंड गुरु रहमान जी, क्या कहना चाहेंगे इस चर्चा पर? सिर्फ और सिर्फ मैं यही कहूंगा कि जब रंजीत डॉन क्वेश्चन आउट करा रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे। जब यूपीएससी का पीपीपीडी का क्वेश्चन रांची से आउट हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे। नरेंद्र मोदी हमारे रिश्तेदार नहीं है और न मैं किसी पार्टी का हूँ, लेकिन इतना तय है कि अगर नरेंद्र मोदी जिस दिन इस बात को ठान लिए, और उनको ठानना पड़ेगा, तो उस दिन ये व्यवस्था सुधरेगी। और इस तरह के जो कलंकित कार्य हो रहा है उसका एकमात्र उपाय है कि 10 साल की सजा, 1 करोड़ जुर्माना के साथ साथ बुलडोजर चलना चाहिए। और अभी फिलहाल नीट की परीक्षा को जितना जल्दी हो सके अविलंब माननीय प्रधानमंत्री इसको रद्द करे, तब हम समझेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री हमारी बात को सुन लिए और समझ लिए। जी पंकज जी, 30 सेकंड। हमारा इस मुद्दे पर यही कहना है कि सबसे पहले एनटीए अपने गलती को स्वीकार करे कि कहीं ना कहीं धांधली हुई है, कहीं ना कहीं अनियमितता हुई है, और उसका नीचे स्तर से जांच किया जाए। जब तक ये संभव नहीं है तब तक चाहे प्रधानमंत्री इसमें मिले, प्रधानमंत्री खुद आकर के नहीं जांच करेंगे। वो एक सिस्टम के द्वारा एक तरीके से लेयर बाय लेयर जांच होती है, जिसमें फर्स्ट लेयर में पहले कैंसिल हो तब जांच हो, पहले कैंसिल हो तब जांच हो, क्योंकि धांधली हुई है। इससे कोई अस्वीकार नहीं करेगा। इस परीक्षा को कैंसिल किया जाए। ये हमारे और आपके मेरा कहना ये है। जी पंकज जी खत्म करें तो मैं करता हूँ फिर। जी पंकज जी। हाँ पंकज जी। मेरा कहना ये है कि हमारे और आपके कहने से धांधली हो है ये संभव नहीं है। ये जो संस्था कंडक्ट कर रही है उसको कबूल करना पड़ेगा कि हाँ ये धांधली हुई है, तभी जांच संभव है। क्योंकि हमारी बात को मान करके प्रधानमंत्री डिसीजन नहीं लेंगे। जब भी वो डिसीजन लेंगे जिसको उन्होंने इस कार्य के लिए नियुक्त किया है उसकी बात को मानेंगे। तो पंकज जी आप बिहार के नवादा के हैं। बीपीएससी बोल रहा था कि क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है, और क्वेश्चन लेके मैं बंगला पर दौड़ रहा था 150 क्वेश्चन। बीएसएससी कह रहा था क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है।
सिपाही का राजा क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है, तो उसके बाद आखिर उसके कहने के बावजूद परीक्षा कैंसिल हुई, जांच हुआ और उसमें चोर पकड़े गए, लेकिन घड़ियाल बाकी है। घड़ियाल को पकड़ना जरूरी है, जब तक घड़ियाल नहीं पकड़ा जाएगा तब तक कुछ मैं रहमान जी से जानना चाहूंगा, बीपीएससी की आप बात कर रहे हैं, और बीपीएससी का जो कमांड होता है बिहार सरकार के पास होता है, न कि प्रधानमंत्री मोदी के पास। इस बात को ना भूले। यूपीएससी पीटी की परीक्षा, पीटी का क्वेश्चन रांची के वहां भी यूपीएससी कमेटी ने उसको कैंसिल किया प्रधानमंत्री के कहने पर। जब तक उसी प्रकार से एनटीए जब तक नहीं तैयार होगी, एनटीए बार बार अपनी सफाई में कर रही, कहीं कोई धांधली नहीं हुई है। जहां तक है हम बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं ग्रेस नंबर दे करके। मामला ये है, अब हाथ रख बैठिए, हाथ रख बैठिए। मलिक साहब की बात सुन लेते हैं, मलिक साहब की बात सुन लेते हैं। समय का भाव हमारे पास। मलिक जी, आप क्या चाहूंगी इस चर्चा की समाप्ति आपसे ही हो और आप एक बेहतर निष्कर्ष दें। देखिए ज्योति जी, मैं आप ये कहना चाह रहा हूं कि युवा हमारे देश का भविष्य है। अगर वो इन सब परिस्थितियों से गुजर के ऊपर जाएंगे तो देश के प्रति उनकी निष्ठा और उनका जो आगे बढ़ेंगे, कोई उसमें से नेता भी बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई दूसरे लोग बनेंगे, तो वो अगर इन चीजों से गुजरेंगे तो उनका दिल देश के प्रति उस तरह से वचनबद्ध नहीं होगा जिस प्रकार से होना चाहिए। क्योंकि वो अगर देखेंगे कि उनके साथ बेईमानी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उनका जो दिल है वो कठोर हो जाएगा ऊपर जाकर, वो उसी लाइन पे काम करेंगे। और आजकल ये काम बहुतायत में हो रहा है। और इसमें मैं अंत में जो मदर फादर हैं उनको भी कहना चाहता हूं, हम खुद सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, हमारे पिताजी अकेले कमाने वाले थे, मदर गृहिणी होती थी, वो शिक्षा देती थी बच्चों को। आज जिस प्रकार से पैसा कमाने की अंधी दौड़ लगी हुई है, हस्बैंड वाइफ पैसा कमाने में लगे हैं, बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते हैं। शाम दाम दंड भेद करके किसी भी तरह से पैसे आने चाहिए, कार घोड़ा गाड़ी बंगला होना चाहिए, और भले ही बच्चों को संस्कार ना हो, उसका हमें समाज में वो एक दृश्य दिखाई दे रहा है कि बच्चे पढ़ लिख के बाहर चले जाते हैं और माँ बाप यहीं तड़पते तड़पते मर जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं संस्कार की कमी है। आप संसाधन जुटा सकते हैं, शांति और संस्कार जो बच्चों में है वो भी जरूरी है। तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले माँ बाप को भी तैयार होना चाहिए इसके लिए। और शायद पंकज जी ने कहा था कि कई जगह माँ बाप भी जाते हैं, वो उनसे इंस्टीट्यूट पूछते हैं, फिर पूछते हैं कौन सा स्कूल चाहिए, कितने नंबर से पास। तो कहीं ना कहीं माँ बाप भी उस पाप के भागी होते हैं, वो क्यों बच्चे को अपनी आंखों के सामने ऐसी चीजों में धकेल रहे होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इन चीजों को सोचते हुए निर्णय लेना पड़ेगा। और सरकार हो चाहे सिस्टम हो, बेईमानी और ये सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन इससे बचते बचाते हमें देश को भी ठीक करना पड़ेगा, सिस्टम को भी ठीक करना पड़ेगा। अगर युवा ठीक होंगे तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है जी। बिल्कुल बहुत धन्यवाद आपका केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। पंकज कुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। और गुरु रहमान जी, आपको भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार ज्योति हम चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार नीट की जो परीक्षा हुई उसमें जो धांधली हुई और उसके बाद जो विवाद हुआ, आखिरकार जो छात्र हैं उनके भविष्य का होगा क्या। जी बिल्कुल निशा, अब देखिए 2-3 बातें निकलकर सामने आई। इसमें राजनीति भी है, इसमें थोड़ी सी मतभेद भी है, इसमें सिस्टम की भी गलती है। इन सबसे जैसा कि केपी मलिक जी ने कहा कि हमें बच बचा के और काफी सहूलियत से, समझदारी से फूक कर कदम रखना होगा। और आगे की जो रणनीति है हमें खुद बनानी होगी, क्योंकि सरकारें आएंगी जाएंगी, सिस्टम बदलते जाएंगे, पर ये जो चीजें हैं ये हमें सुधारनी होगी। तो इसी के साथ मैं दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अपने तीनों मेहमान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप देख रहे थे हमारे साथ ना पक्ष ना विपक्ष, निष्पक्ष। धन्यवाद।